बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड से पहले जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं क्लासरूम में उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग अप्रोच। टीचिंग अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स और आइडियाज़ about nature of learning which is translate into the classroom। उसके बाद है टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजीज इज अ लॉन्ग टर्म प्लान है डिज़ाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इसके बाद है टीचिंग मेथड। मेथड क्या होता है? टीचिंग मेथड इज सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। और लास्ट में टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर यूज्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। तो हमने इसको रिलेशनशिप कैसे होगा, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे अप्रोच कौन सी हमने अप्रोच यूज़ करनी है। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसके बाद हम मेथड यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद टेक्निक। तो टीचिंग अप्रोचेस क्या होती हैं? तो टीचिंग अप्रोचेस जो हैं, फॉर एग्जांपल टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच, रिसर्च बेस्ड अप्रोच, इंटरेक्टिव क्लासरूम अप्रोच, सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच, बैंकिंग अप्रोच, डिसिप्लिन अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच, गाइडेड अप्रोच। तो हम बात करेंगे तो जो क्लासरूम में मोस्टली टीचर यूज़ करते हैं वो अप्रोच है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को मिक्स करके टीचर्स क्लासरूम को पढ़ाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो हम टीचिंग मेथड बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग मेथड, क्लास डिस्कशन टीचिंग मेथड, डिबेट टीचिंग मेथड, ग्रुप वर्क टीचिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड, रोल प्ले मेथड, लेक्चर प्रेजेंटेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग मेथड की। क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ free thinking and generating ideas without being bound by restraint such as is this a good or bad idea. Brainstorming is the method gives all students a chance to use knowledge they have already learned, जो पहले से वो सीख चुके हैं। Brainstorming gives the students opportunity to make connections between the current topic that you are covering in the lesson and what they have already learned। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स में क्या है? गो फॉर क्वांटिटी। तो आपने दूसरा जो है विदाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के बगैर जो भी आपके पास आइडिया है आपने वो शेयर करना है। वेलकम वाइल्ड आइडियाज़, जो रफ आइडियाज़ हैं उसको भी यहाँ वेलकम किया जाता है। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़। इसमें टेक्निक क्या यूज़ करनी होती है? फ्री राइटिंग। राइट ऑल आइडियाज़ जो कि आपके माइंड में हैं, वो तमाम आइडियाज़ को आपने निकालना है। अपने दिमाग में तूफान ले आओ मसले को हल करने के लिए। जो कुछ भी है आपके माइंड में, जो कुछ भी है उसको आप नोटपैड पे लिखना शुरू कर दें। माइंड मैपिंग करें। उसके बाद रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ के दरमियान में आप रिलेशन, अपने दिमाग को आप पढ़ें और
रिलेशन बिल्ड करें किसके दरमियान में, आइडियाज़ के दरमियान में। और उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है, यानी कि वो जो आइडियाज़ हैं उसको आपने अरेंज करना है। तो इसके बाद जो दूसरा मेथड है उसका नाम है क्लास डिस्कशन। पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन add interest to a lesson. Discussion provide the teacher with feedback on student learning. जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है तो क्लास डिस्कशन से टीचर को फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट्स की असेसमेंट हो जाती है। तो क्लासरूम डिस्कशन में क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू अदर, द टीचर कैन सी हाउ मच they understand. The teacher can correct what the students have not quite understood. इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है डिबेट। डिबेट क्या है, फॉर्मल डिस्कशन मेड बाय टू अपोजिंग ग्रुप्स, सिंपली फॉर्मल डिसएग्रीमेंट। यूज ऑफ डिबेट इज गुड बिकॉज स्टूडेंट्स गेट टू express ideas. Debate gives the opportunity to develop speaking skill. इसके बाद जो है मेथड है वो है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क इन्वॉल्व्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन एन एक्टिविटी, असाइनमेंट और अ प्रोजेक्ट। द टीचर कैन फॉर्म ग्रुप ऑफ सिमिलर एबिलिटी, एक जैसी काबिलियत के स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू लेट द टैलेंटेड लर्न इंडिपेंडेंटली while providing direct support to other groups of less able students. The teacher can also have mixed ability groups so that peer support can occur. The teacher needs to carefully consider the group dynamics while forming groups. तो ग्रुप वर्क क्या होता है, सिंपली तुलबा छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में काम करते हैं। इस ग्रुप के काम करने के दौरान तुलबा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इस तरह उनके सीखने का अमल तेज तर हो जाता है और बाहमी बातचीत से तदरीसी मकासद हासिल होते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड क्या है, इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, in which groups of students take what they already know and use this as a starting point to discover what they do not know. Problem solving involves overcome by generating, testing those predictions and arriving at satisfactory solutions. Problem solving involves three basic components. Number one, seeking information, generating new knowledge, new ideas, making decisions. Problem solving develops students' abilities to take on some of the responsibilities for their own learning and take personal action to solve learning problems. तो वेरी सिंपली ये तरीका तुलबा को सवालात तैयार करने, मालूमात इकट्ठी करने, मालूमात का तज्जिया करने और नताइज आखिज करने के काबिल बनाता है। इसके बाद जो मेथड है वो है रोल प्ले। रोल प्ले क्या है, रोल प्ले ब्रिंग्स सिचुएशंस टू लाइफ, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड social studies. It uses investigation and improves creativity and generates a lot of fun in the classroom. इसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर प्रेजेंटेशन मेथड की।
Lectures and presentation provide background information and ideas to a topic. Teacher cover basic concept that can be built on using other methods. इसके बाद जो लास्ट वाला है मेथड वो है डिमॉन्स्ट्रेशन. अब डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फर्ज करें मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं क्यूबाइड. क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड हैज 6 faces, 12 edges and 8 vertices. ये है मेरा डायरेक्ट मेथड. तो उसके बाद जो लास्ट हमारा मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन. डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन इज एन एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग बाय गिविंग एविडेंस. किसी चीज को शो करके पढ़ाना. Demonstration is a visual method to examine information, ideas and processes. Demonstration क्या है? Learning by doing. For example, पहले जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था? एक डायरेक्ट मेथड से मैंने पढ़ाया था क्यूबाइड. तो what is the name of this shape? It is cuboid. Now how many faces? 6. Like this: 1 2 3 4 5 6. Now how many edges? 12 edges. Yes, number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. And how many edges? 1 2 3 4 5 6 7 8. Hopefully you will have understood the topic teaching method. इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें. Allah Hafiz, take care, see you in the next video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers. Once again I am in front of you with another topic from our Teachers Development Program, and it's another very important topic. As in the last video we have discussed about the classroom management rules. Now we are going to discuss another topic regarding the class. A clean class is a healthy class. School is having so many classes, different categories, different steps and different kinds of students there. Once you all will be working in different schools, so you might have seen, you might have observed that we have specific custodian staff, specific people for the cleaning and physical maintenance of the class. They are in the form of sweepers, they are in the form of female sweepers, etc. The topic is a clean class. Okay, the custodian staff, they have done their duty in the morning, but the rest of the day for 5 to 6 hours you along with your students are there in the classes. So it is the combined duty or a joint effort of teacher and the students to keep the class clean. It doesn't mean that every time they will be having a brush or a broom. No. It means that your students should be having a sense to keep each and everything
specifically their own desk, their bags, their stationery items in a proper place in an organized form. Then this class will be a clean class, and of course clean is related to healthy. If we are clean, इस्लाम ने हमें बचपन से हमने एक सेंटेंस सुना है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ कही गई है. तो once we are keeping our personal cleanliness, we are taking care of our personal cleanliness, then definitely class is very important thing. So we have to keep our class clean, because there we have to spend 5 to 6 hours daily. And of course, once your class will be clean, it will be a healthy class. And if it will be a messy class, then definitely this credit would also go to the teacher. How? Because the teacher is mismanaging her class. The teacher has to play her role, because teacher should observe the things. If the things are messy, if the things are disarranged, then teacher should show. Teacher should tell the students. Teacher should give them some of different points that they have to keep their class clean and healthy. Now, how to keep the class clean and healthy? The teacher has to assign some jobs. आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको बहुत समझदार नज़र आते होंगे, very organized, और sometimes हम being a teacher we have to assign them some of the work. अब हम वर्क कैसे देते हैं? किसी को नोटबुक्स कलेक्शन के लिए हमने जॉब दे दी, किसी को हमने वाइट बोर्ड क्लीन करने के लिए कह दिया, एंड we assign them duties and on the alternate basis. हम उसको चेंज करते रहते हैं. It is your duty कि आप उसको वीकली चेंज करें, आप उसको फोर्टनाइटली चेंज करें. और फिर आपने बच्चों को जब आप ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे उनकी जॉब्स की, एंड समटाइम्स हम उसको वीकली एक प्रॉपर चार्ट पेपर पे वी राइट देयर नेम्स एंड वी पोस्ट देम ऑन द वॉल इन द क्लास. जब आपकी क्लास क्लीन होगी प्रॉपरली, तो अगर कोई बच्चा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से बच्चे आते हैं. कुछ बच्चे अगर घर में उनको मैसी चीज़ें रखने की आदत है, दे विल कीप द थिंग्स इन द क्लास लाइकवाइज. जब आप उनको ये चीज़ समझाएंगे, एंड once you will be assigning the duty to one of the student is going to tell to that particular student and your class will be managed. Second thing is healthy रखने के लिए आपने क्या करना है, because the topic was a clean class is a healthy class. Now healthy in a sense that we have to tell the students about health and hygiene. Hygiene comes personal hygiene. Of course आपकी पर्सनल हाइजीन होगी तो क्लास की फिजिकल हाइजीन का भी बच्चे ख्याल रखेंगे. वी हैव टू टेल. नाउ अ टीचर इज द मेन ऑब्जर्वर. टीचर क्लास में बच्चे को जब देखती है, शी कैन अंडरस्टैंड इफ द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल. इफ यू थिंक द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल, definitely every school has arranged the first aid arrangement and all that. So accordingly you have to take the child to dispensary or to that first aid area, and then you have to give them the first medical aid to the child. And otherwise we are going to call to the parents and then they can take the students back. What is health actually? अब health है क्या? According to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Health physical state है. जब आपके पास कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है आपके स्कूल में, so in the admission paper or admission form there is always a column that we are going to ask from the parents that if the child is having any specific disease or illness,
सो दैट वील बी कीपिंग द रिकॉर्ड. समटाइम्स किसी बच्चे को एस्थमा का इशू होता है, किसी बच्चे को कोई एलर्जी है, सो वी विल बी टेकिंग केयर. Because once the child is in the school for 5 to 6 hours, he is your responsibility. You have to take care of the child like the parents. Personal hygiene क्या होती है? Personal hygiene can make the difference between being healthy and disease free and being sick and not well. जब आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली आप बच्चे को ये सिखाएंगे बीइंग अ टीचर कि जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं घर वालों के साथ, आप कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं, सो यू आर इन अ वेरी गुड ड्रेसिंग. सो द सेम वंस यू आर एंटरिंग इन द स्कूल, योर यूनिफॉर्म शुड बी प्रॉपर, योर नेल्स टू बी प्रॉपरली ट्रिम्ड ऑफ, योर हेयर शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपरली शैम्पूड, एंड यू शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर वे, जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म में आने का तरीका है. जब ये चीज़ आप बच्चे को बताएंगे, डेफिनेटली एवरी चाइल्ड बी टेकिंग केयर ऑफ हिज पर्सनल हाइजीन एज वेल. वो घर में समटाइम्स बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें प्रॉपरली सुबह वी हैव टू टेक बाथ, वी हैव टू प्रॉपरली ब्रश आवर टीथ एंड देन वी हैव टू गो इन अ प्रॉपर वे. सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स, you can properly take care of your students as well as your class, and जब आप इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, then your class will be a symbolic class, an exemplary class. इसमें टीचर का एफर्ट इज मस्ट, बिकॉज क्लास में टीचर इज द हेड, टीचर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड a teacher is the person who has to give sense to the students. हम सिर्फ बच्चे का एकेडमिक्स डील करने के लिए नहीं है, we have to groom our students as well. We have to make their personality. So जब आप स्कूल लेवल पे इन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे, then only you will be able to make a child a proper exemplary child. This was all from this topic. Thank you very much. Kindly subscribe our channel, The Country School Pakistan, to watch more informative videos. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम. दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ. टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. तो इससे पहले हम बात करते हैं 3 लर्निंग डोमेन्स की, के 3 तरीके हैं हमारे सीखने के. नंबर 1 कोग्निटिव डोमेन, नॉलेज मीन्स लर्निंग बाय थिंकिंग. इसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड्स मीन्स लर्निंग बाय फीलिंग. और लास्ट में है साइकोमोटो स्किल्स मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम created cognitive learning domain in 1956. After this, Lauren Anderson, a former student of Bloom, and David Krathwohl revisited the cognitive domain and made some changes in 2001. Changing the names from nouns to verb form. Interchange level 5 into level 6. Creating a process and levels of knowledge matrix. तो अब हम इन दोनों टेक्सोनमीज़ का कंपैरिजन करते हैं. नॉलेज को चेंज कर दिया गया रिमेंबरिंग में, कंप्रीहेंशन को चेंज कर दिया गया अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को चेंज कर दिया गया अप्लाइंग में,
एनालिसिस को चेंज कर दिया गया एनालाइजिंग में, और उसके बाद सिंथेसिस को चेंज कर दिया गया नंबर 6 पे, क्रिएटिंग में चेंज कर दिया गया। और जो नंबर 6 पे है एवेल्यूएशन, उसको चेंज कर दिया नंबर 5 के साथ एवेल्यूएटिंग। तो हम बात करते हैं अब ओरिजिनल बलून्स टैक्सोनॉमी 1956, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। बलून्स टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट framework for teachers to use to focus on higher order thinking. What is framework? A framework is a particular set of rules, ideas, principles which you use in order to deal with problems or to decide what to do. Bloom taxonomies helps teachers to develop critical thinking and objective abilities and cognitive abilities in students. Bloom's taxonomy provides framework for classifying classroom lesson objectives. ओरिजिनल जो है ब्लूम कोग्निटिव डोमेन, उसमें नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्यूएशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की, नॉलेज लेवल की। एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स सिंपली रिमेंबर्स फैक्ट्स दैट दे हैव ऑलरेडी लर्नड। Knowledge level verbs define, recall, count, recite, describe, select, draw, state, find, tell, identifying, view, list, name, match, label। ये स्टूडेंट्स एक्शन वर्ड यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं, बच्चा सीखता है रेक्टेंगल के बारे में। हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज़ 4-sided शेप। एवरी एंगल इज़ a 90 degree. Rectangle is a plane shape. Rectangle is a closed shape. Rectangle has 4 verses. Rectangle has 4 edges. Rectangle is a 2-dimension shape. Rectangle has no thickness. Opposite sides are equal. Opposite sides are parallel. Area is equal to length multiply width. Perimeter is equal to measurement of all the sides. अब हम बात करते हैं comprehension level की. At this level, the students should how that they understand the main idea of the topic. Comprehension लेवल वर्ब जो हैं, जो एक्शन वर्ड हैं, कन्वर्ट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्कस, रिस्टेट, एक्सप्लेन, एस्टिमेट, जर्नलाइज, एक्सटेंड, गिव एन एग्जाम्पल, पैराफ्रेज, प्रिडिक्ट, रीराइट, समराइज एंड एडिट। अब इसके एग्जाम्पल है एक्सप्लेन आ रेक्टेंगल विद एन एग्जाम्पल। नंबर 3 पे है एप्लीकेशन लेवल। एट दिस लेवल द स्टूडेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट
that they can use what they have learned. Application level verbs क्या हैं? Apply, change, compute, demonstrate, discover, illustrate, modify, operate, relate, produce, show, solve, construct, translate. इसके एग्जाम्पल है find the area of a rectangle when the length is 6 centimeter and width is 4 centimeter. इसके बाद हम बात करते हैं analysis level की. At this level, the student break down information into its component. Breakdown जो हम analysis level verbs हैं वो क्या हैं? Breakdown, diagram, differentiate, discriminate, identify, outline, point out, relate, separate, subdivide. इसके एग्जाम्पल क्या है? Analyze different rectangle areas. इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 synthesis level. At this level, the students solve a problem by combining pieces of information. तो synthesis level verbs क्या हैं? Create, categorize, plan, generate, combine, compile, organize, revise, restructure, reorganize, rewrite, summarize, tell, write, explain. इसके बाद जो इसकी एग्जाम्पल है सिंथेसिस लेवल की, ड्रा अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर. लास्ट में है नंबर 6 पे evaluation level. At this level, the students provide judgment and opinion. Evaluation level verbs assess, compare, evaluate, justify, argue, appraise, support, document, conclude, and criticize. Evaluation level की जो एग्जाम्पल है, what is the difference between rectangle and square? The major difference between square and rectangle is that square has all its sides equal, whereas a rectangle has its opposite sides equal. In short, to understand a concept, you must remember it. To apply a concept, you must understand it. To analyze a concept, you must apply it. To create a concept, you must evaluate it. Hopefully, you will have understood about Bloom taxonomy. इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें. खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Assalamu alaikum teachers and viewers. Today I have an important topic, discipline and behavior. We can define discipline as the rules and regulations set by a teacher to maintain desirable behavior in the classroom. Rules and regulations यानी कोई भी टीचर अगर डिसिप्लिन, जैसे उर्दू में अगर बोलें तो नज़्म व ज़ब्त, और नज़्म व ज़ब्त से सारे टीचर्स वाकिफ़ हैं, ठीक है ना. अगर क्लास में नज़्म व ज़ब्त या डिसिप्लिन नहीं है तो एक अच्छा टीचर जो है वो अपने आप को अच्छा टीचर नहीं साबित कर पाएगा, और ना ही स्टूडेंट्स जो है वो जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं उसको गेन कर पाएंगे. यानी दोनों साइड्स पे, यानी स्टूडेंट के एंड पे भी टीचर के एंड पे भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ेगा. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो किस तरह के होने चाहिए? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लासरूम से ही रिलेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी और वो वहाँ पे फिट ही ना होते हों क्लास के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, तो आप कहेंगे जी ये रूल्स एंड रेगुलेशन. नो,
इदारे के लेवल पे और होते हैं, क्लासरूम्स के लेवल पे और होते हैं, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैदा होंगे। मिसाल के तौर पर टीचर चाहे हर स्टूडेंट के मिजाज के मुताबिक और उनकी कोऑपरेशन से खुद रूल सेट करेगा। सबसे पहला रूल क्या होगा कि शोर नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। अमूमन होता ही है कि जब टीचर क्लासरूम में एंटर हो जाए तो उसके आते ही स्टूडेंट्स में इतना लेवल वो डेवलप कर चुका अंडरस्टैंडिंग का कि वो फौरी चुप हो जाएं और अटेंटिव होकर बैठ जाएं, अपनी नशिस्तें दुरुस्त कर लें, सीधे होकर बैठ जाएं और शोर ना करें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन्स नॉर्मली क्लासरूम्स में यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, लेकिन छोटे स्कूल्स में अमूमन ये होना चाहिए कि आप पेरेंट्स को कन्वे कर दें कि वो मोबाइल फ़ोन लाएं ही ना क्लासरूम में। इन केस लाते हैं तो कुछ टीचर्स जो बहुत अच्छे और विजिलेंट टीचर हैं वो क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन ले कर रख देते हैं और बाद में लेक्चर के बाद बच्चों को या रिसेस में दे देते हैं। लेकिन अगर इन केस के वो लेते नहीं हैं उनसे, अगर वो यूँ करा सकते हैं साइलेंट पे करा दें और उसका यूज़ जो है उस पर फिर फोकस करना पड़ेगा कि कहीं वो छुप के यूज़ ना करें मोबाइल फ़ोन। दूसरा, टीचर जब लेक्चर दे रहा है तो डेफिनेटली उसने वाइट बोर्ड की तरफ देखना है, तो स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, विस्परिंग कर रहे होते हैं। टीचर को इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो खुद जाए, मूव करता रहे क्लासरूम में, ताकि बच्चे जो है ना कुछ भी इस तरह का मिसबिहेव ना कर सकें। थर्डली, स्टूडेंट्स की सिटिंग ऐसी बनाएं। अमूमन ये होता है कि बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, बहुत करीब होते हैं, हम मिजाज होते हैं, उनको इकट्ठे ही ना बैठने दें आप। यानी आप हर डेली बेसिस पे ड्यूरिंग लेक्चर उनकी जो है सिटिंग है वो चेंज कर दें, यानी नए स्टूडेंट के साथ उनको बिठाएं, तो वो डेफिनेटली फिर बातें करने का उनको मौका नहीं मिलेगा और टीचर अच्छी तरह जो डिज़ायर्ड लेक्चर देना चाहता है, जो एफिशिएंसी है उसकी वो शो कर पाएगा और बच्चे भी जो रिज़ल्ट टीचर चाहता है वो दे पाएंगे। यानी दोनों की कामयाबी का दारोमदार डिसिप्लिन पे है और डिसिप्लिन रूल्स की वजह से ही सेट होता है। अगर रूल्स नहीं हैं, टीचर रूल्स नहीं सेट करता तो डिसिप्लिन नहीं होगा, क्लासरूम नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो अब डिज़ाइन हम कैसे करेंगे? बिहेवियर इज समथिंग दैट अ पर्सन डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड रिपीटेड। यानी एक इंसान के जो एक्शंस हैं, हम क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के जो एक्शंस हैं, आया वो एक्शन उसके अच्छे हैं, बुरे हैं, मस्बत हैं, मनफी हैं, प्रोडक्टिव हैं या इनप्रोडक्टिव हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं, काम हैं, वो सारे के सारे उसके बिहेवियर में शुमार होंगे। तो बिहेवियर एक अच्छा या डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो स्टूडेंट्स के दरमियान, अपने वीक स्टूडेंट्स को जो उसके फेलोज़ हैं उन पे फोकस कर रहा हो, उनकी हेल्प कर रहा हो। यानी ग्रुपिंग की सूरत में अगर वो उनको किसी बच्चे को, समटाइम ऐसा होता है क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर को से डरते हैं या मतलब शाई होते हैं, वो पूछ नहीं पाते, तो वो अपने स्टूडेंट को जो साथ उसका फेलो है, जो कॉम्पिटेंट है, उससे गाइडलाइन ले सकता है और टीचर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करे, स्टूडेंट्स के दरमियान म्यूचुअल ग्रुपिंग करवाए, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करें। उसके बाद मिसबिहेवियर को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि जो उसका जो भी एक्शन रूटीन से या डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा होगा, यानी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो भी एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब कर रही होगी वो मिसबिहेवियर में शुमार होगी, जिसमें स्टूडेंट का टीचर की रिस्पेक्ट ना करना, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा उसका बिहेवियर ना होना, उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करना, ये भी मिसबिहेवियर में शुमार होगा। तो क्लास मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए जाएं, उनकी तादाद जो नॉर्मली होनी चाहिए वो 5 हो, 5 से ज़्यादा ना हो। दूसरा ये कि वो रूल्स सिंपल हों, यानी बच्चे समझ सकें, ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रूल्स और हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स सेट कर दें, बच्चों को पता ना हो, उनको ट्रांसलेशन भी ना आ रही हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो उसको अच्छी तरह समझ सकें और फॉलो कर सकें। दूसरा, रूल जो हैं प्रिसाइज हों, स्पेसिफिक हों, क्लासरूम से ही रिलेटेड हों और ज़्यादा लंबे भी ना हो कि मतलब एक एक पैरे का एक रूल बना दिया, नो, टू द पॉइंट हों ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तीसरा, थर्डली के हम कह सकते हैं कि नेगेटिव में ना हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बी क्वाइट, खामोश रहें, हम ये नहीं कह सकते डू नॉट मेक अ नॉइज़, यानी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ना हो, पॉजिटिव वर्ड्स में हों। हम कह सकते हैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हम ये नहीं कह सकते नेवर टेल अ लाई।
यानी नेगेटिव में आपने नेगेटिव वर्डिंग रूल्स के लिए यूज़ नहीं करनी, बल्कि पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करनी है। और रूल्स ऐसे हों जो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकें, मतलब उसको मेजर कर सकें, जज कर सकें। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर था डिसिप्लिन और बिहेवियर के हवाले से। आई होप कि आप अपने क्लासरूम में टीचर्स ख़ास तौर पे अगर वो सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स जज हैं आज के दौर में, वो टीचर की रिस्पेक्ट ही उस वक्त करते हैं जब वो टीचर से मुतासर होंगे। अगर वो टीचर से इम्प्रेस नहीं है, टीचर अच्छा लेक्चर प्लान लेक्चर नहीं दे रहा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है, और स्टूडेंट्स भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर टीचर्स ने अपनी रिस्पेक्ट करानी है इदारे में, चाहे स्टूडेंट्स के सामने, तो उसको रूल्स भी सेट करने पड़ेंगे और अपने आप को तैयार करके आना पड़ेगा। तो बच्चों को भी पढ़ाने के साथ साथ तरबियत भी आपने देनी है। आई होप कि आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे। नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। Rahim. Good morning and Assalamu alaikum dear teachers. I am Aruj Malik. This is Teachers Development Program Level 2 and Lesson 7. Today we are going to study about inclusive education dealing with different needs. So before starting the main topic, let's see what is inclusion means. Inclusion means that all people, regardless of their abilities, disabilities or health care needs, have the right to be respected and appreciated as valuable member of their communities and participate in the recreational activities in neighborhood settings. So now listen, what is student inclusion? Inclusion is not just about planning students with disabilities into mainstream classroom. It recognizes that all children have individual needs and the teachers who are trained to facilitate an exclusive classroom can better meet the needs of all children. So what is inclusive education? UNESCO defines inclusive education as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities and reducing exclusion within and from education. It involves changes and modifications in content approaches, structures and strategies with a common vision. It involves changes and modifications in content approaches, structures and strategies with the common vision which covers all children of the appropriate age, range and a conviction that is responsibility of the state to educate all children. जामे तालीम कोई मामूली मसला नहीं है, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन और हाई क्वालिटी एजुकेशन माशरों की तरक्की का मरकज़ है। इस जामे तालीम के बग़ैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन लंबे अरसे की या परमानेंट ज़हनी, जिस्मानी, फ़िक्री या कोई भी माजूरी मुख्तलिफ़ रुकावटों की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बराबरी की बुनियाद पर माशरे में मुकम्मल और मौसर शिरकत में रुकावट बन सकती है। Why we should teach children with disabilities with the mainstream students? What do you think, teachers? Is it right thing to do? कि क्या जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ हमें एजुकेट करना चाहिए, एक ही स्कूल में रखना चाहिए? तो a common experience of children with a disability and their family is rejection, with school being the most powerful social development institution in our society. यूजुअली कॉमनली ऐसा ही होता है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उन्हें स्कूल भी रिजेक्ट करते हैं, सोसाइटी में भी कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है रिजेक्शन का, बच्चे भी कुछ अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं और कम्युनिटी में भी थोड़ा सा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। वी हैव एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल टू रिजर्व द rejection of society and bring the child to a state of belonging with his or her peers.
there have traditionally been three broad approaches to education of children with disabilities or with different needs. एक ही बात है कि जो चिल्ड्रन जिनके लिए मैं ये दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल चिल्ड्रन, एक ही बात है ये। तो उसके लिए तीन ब्रॉड अप्रोचेज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1 इज़ सेग्रीगेशन। रिवायती तौर पर माजूर बच्चों की तालीम के लिए जो तीन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सेग्रीगेशन उनमें से एक है। सेग्रीगेशन जिसमें बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक दर्जाबंदी की जाती है और उन्हें उस स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है जहां उसकी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए तालीम दी जाती है। इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरी जो अप्रोच है वो कहलाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जहाँ माजूर बच्चों को एक साथ रखा जाता है और उनके लिए खसूसी क्लासेस अरेंज की जाती हैं जब तक वो स्पेशल क्लासेस की डिमांड्स को पूरा ना कर लें और उस माहौल में एडजस्ट ना हो जाएं। जो थर्ड वन है उसको कहते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन जहाँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की मुख्तलिफ ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों में ट्रेडिशंस, पॉलिसीज़ और उनकी जो नॉर्म्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत को तस्लीम किया गया है ताकि उनको तब्दील करके बच्चों को की एजुकेशन को ज़रूरी बनाया जाए। जो उनकी ज़रूरी तालीम है वो उन्हें दी जा सके, वो कंफर्टेबल फ़ील करें, माहौल उनके मुताबिक हो जाए और वो उनको जो ज़रूरी तालीम है वो दी जा सके। So there are some benefits of inclusion. How can both kinds of children benefit from one another? Means normal students or special students के लिए ये कैसे beneficial है? How it is beneficial for children with special needs and typical students, mean normal students. The growing body of research needs can gain a number of important benefits from relationships with their classmates who have a special needs. Some of the benefits include friendship, social skills, comfort level with people who have special needs and caring classroom environment. In the friendship function, people feel cared of, love and safe. लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप के ज़रिए स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और टिपिकल स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं वो ही फ़ायदा मंद होंगे। तो सोशल स्किल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स क्लास में दूसरों की ज़रूरत के बारे में ज़्यादा आगाह हो सकते हैं। जब वो स्पेशल स्टूडेंट्स के सलूक को समझने और उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में माहिर हो जाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और हर बच्चा उनकी तारीफ़ करता है। और है जी कंफर्ट लेवल विद पीपल हु हैव स्पेशल नीड्स। अब उनके जो बच्चे जो टिपिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनका कंफर्ट लेवल किस तरह इम्प्रूव होता है। बहुत से इंटरव्यूज़ और सर्वेज़ में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो नॉर्मल बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमें स्पेशल बच्चों से कम डर लगता है क्योंकि हम उनसे अपनी क्लास में इंटरैक्ट और डील करते रहते हैं, उनका वो खौफ ख़त्म हो जाता है। सो केयरिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट्स किस तरह होते हैं कि स्कूल और क्लासरूम्स को एक दूसरे के साथ शफ़क़त और हमदर्दी और हम आहंगी की सहूलत के लिए तश्कील दिया जा सकता है। हर बच्चा क्लास में अपने साथ मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस लेकर आता है जिनसे दूसरे स्टूडेंट्स को मज़ीद सीखने के मौके मिलते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स को वाइडर करिकुलम तक रसाई हासिल होती है जो स्पेशल स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता, जो बच्चों के लिए आला कामयाबी होती है जब वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। Indeed, there are educational benefits for all the children inherent in providing inclusive education through major changes in the way schooling is planned, implemented and evaluated. So this lesson is over now. It's time for recap. What we have learned today, we have learned about inclusion, what is student inclusion, inclusive education, benefits of inclusion. आज हमने पढ़ा है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए 3 ब्रॉड अप्रोचेस अगर हम यूज़ करेंगे तो किस तरह वो फ़ायदा मंद हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती हैं उनकी एजुकेशन के लिए।
और ये प्लीज़ जहन में रखिए कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट, वो बेनिफिशियल नॉर्मल स्टूडेंट्स, टिपिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं. Hope you guys understood all the topics in this tutorial. If not, then you can watch this video again. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you for watching this video. Goodbye and Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum, teachers. Once again, I am in front of you with another very important topic regarding the classroom management and setting its rules. It is the topic from Teachers Development Program, and in continuity we are going, and now today we are going to discuss this very important topic, setting classroom management rules. A school, once you are hearing about a school, ultimately there comes in the mind that a class, and class is a center of attraction. Now different things coming in our mind. One is the managed class, disciplined class, and a messy class. Every time you cannot get 100% disciplined and required class. You have to change it according to you, because as we discussed earlier in the previous video, that a school is a place where you are going to meet with the students of different community, different backgrounds. So everybody is brought up is in different perspective. So once they all are meeting together in one of the class, then they are talking and they are moving according to their situation which they have handled. The thing coming in my mind that you being a teacher might have observed different types of classes. So you would be knowing how to get in control of a very difficult class. To manage any of the class, you have to set some specific rules that are very, very important on part of a teacher. Now, rules doesn't mean that you have to write the pages or you have to write the paragraphs. No. Rules should be very simple, precise, easily understandable, and that can be easily with the approach of the child. You have to keep the number to a minimum level. Ideally, the number should not exceed from 5. It should be 4 and 5. Then keep the wording simple. As I said earlier, the simple language is easily understandable by the students. Don't use difficult language. Don't use the slang language. Another important thing, keep the expectations less, because you are expecting from the students, nor the students are expecting from you. So your expectation level should be minimum. टीचर ने बच्चे के लेवल पे जाना है, बच्चे ने टीचर के लेवल पे नहीं आना. Keep the wording positive. Yes, very important thing I must say to the teachers. Every time I used to tell to my teachers, you have to be positive. Because once you will be positive, the response will be positive from the students. If you will be negative, then you should not be there to blame or to complain about the child that the child behavior was negative. Avoid using the word like do not go outside or don't do this, don't do that. Rather you can say we should speak in quiet voices rather than we do not shout. The things positive comes out of positive. Make rules specific and precise. As I said earlier, the sentence should be comprised of 3 to 4 words and it should be very simple. Now, how a teacher can be very important regarding the arrangement of the class, regarding the set rules. अभी set rules का मतलब ये नहीं है कि आप
एवरी टाइम आपने एक चार्ट पेपर पे रूल्स बनाए, आपने वॉल पे उसको पोस्ट किया, एंड देन यू आर एवरी टाइम सेइंग टू द स्टूडेंट्स look at the points which I have mentioned, don't do these things. No. जब आप points बच्चों से किसी उस पे लाते हैं, discipline पे बच्चों को आप लेके आते हैं, then your attitude, your behavior is basically the first important thing जो कि बच्चा observe करता है और उसी के मुताबिक बच्चा उन rules के accordingly चलता है. Today I am going to share few very simple rules of classroom management. Number one is you have to treat the student with respect. हम बचपन से सुनते आए हैं give respect and get respect. आप respect बच्चे को देंगे, you will get the respect. Now, one very simple example I want to give, that you have to take the name of the child or call the child with proper full names. Sometimes we are also calling the student, once we heard the child is having some nickname, the teacher is calling with the nickname. No. The respect starts from here once you are going to call your student with a proper full name. Then you will not criticize the child in public. This is very, very bad on the part of a teacher. You have to criticize, but in private. See yourself, once your head is calling you, your principal is calling you, and if in front of 10 or 20 people, he or she is insulting you or saying you some harsh word, definitely you will feel bad. I will feel bad if my heads will say something wrong in front of everybody. So, the same self-respect a child is having. Then you have to call the child in private, you have to tell him what is his mistake, and you want to change him, you want to make him a role model for the other students. Don't ever embarrass him in front of the other students. Then you have to maintain a sense of humor. Laughter is important. The teacher should not be a dummy. With a rigid face, she entered in the class, she threw her lecture and she went away. No. You have to be coming in a very proper and pleasant way, greet your students, talk to your students, and there should be a little humor so that your class should not be the dull and boring class. Your class should be a perfect class. Then you remember that you should recognize the student's bad mood, because once you are entering, once you are handling your class, a proper or professional teacher, I must say, she will be able to judge a child by his or her face. A teacher is a proper face reader too. Once she will read the face, she will understand the child is not feeling well, he is dismood, or there could be some reason. Then in private she can call the student, she can talk to him, and then she can handle that matter, if any matter is. And you have to also tell them once you are in bad mood. Bad mood, sometimes the disruption in the class by different types of students are there, some are very naughty. But your bad mood should not be in the form of roaring and shouting. Your bad mood you should have the techniques, because a teacher can have 1000 techniques with her to manage, to handle the students of every kind, I must say. And you should not yell. You should never yell to your students. And you should not allow the students to talk during the lecture is going on. But the positive and related to the lectures, the things that your student can ask, you should give them very friendly and conducive environment that they can easily ask any of the answer which they want to ask from you, or any of the question. Then you should take care of the problems yourself without sending to the principal, because in class there are minor problems going on. Sometimes teacher वो मुझे मार रहा है, teacher वो मुझे तंग कर रहा है, teacher उसने मुझे ये कहा.
these kinds of sentences you would be hearing all day long in different classes. But it is not the thing that every time you are holding the child's hand and you are taking to the principal, no. Then for what you are? A teacher has to handle at her level first, and if anything beyond her level, something very serious, then you have to move to your principal. And the most important thing is, you will not make no judgment about you based on your prior actions. You have to observe properly, you have to see actually the child has done, and then you have to do something. I hope these classroom management rules are very clear to you. If you will stick to these rules, or there are so many rules so on, you can make those rules by yourself, because a teacher is a better judge in his or her own class. And according to that rules, you can manage your class in a very good way. Thank you very much. Subscribe our channel, The Country School Pakistan, for watching more informative videos regarding the teachers training. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे टीचिंग स्टाइल पर। द टीचर passes on the culture. These words contain an important truth. When people learn to read and write, society change. Whether or not the teacher understands his role in teaching, his students consider him an instrumental in their change. The effective teacher knows how he affects his students. तो हम बात करते हैं टीचिंग स्टाइल्स की। तो टीचिंग स्टाइल में जो सबसे पहली अप्रोच है उसका नाम है टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। इन दिस अप्रोच टीचर डिसाइड एवरीथिंग। टीचर ने डिसाइड करना होता है कि उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में द टीचर इज़ द मेन रिलायबल रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टीचर इज़ द मेन अथॉरिटी। स्टूडेंट passively receive instruction from the teacher through lectures and direct instruction. In teacher-centered approach, two methods यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। लेक्चर मेथड, इसमें क्या होता है, रीड अलाउड। लेक्चर मीन रीड अलाउड। Explain the topic, focus on the presentation of the content, clear up the content matter to the students by using gestures, by changing voice, by changing positions, by facial expressions. In teacher-centered approach, the second method is direct method. Focus on questions, answers. Conversation, dictation, self-correction, fill in the blanks, MCQs, map, drawing. इसमें क्या होता है? It is an evidence-based टीचिंग होती है।
इसमें क्या होता है, जो क्लासरूम है इसके जो एडवांटेज हैं, क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली, स्टूडेंट्स आर क्वाइट, बिल्कुल खामोश होते हैं स्टूडेंट्स। टीचर टॉक्स, स्टूडेंट्स ओनली लिसन, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने की इसमें इजाज़त नहीं होती। द टीचर डायरेक्ट्स ऑल the classroom activities. Students do not have to worry that they will miss an important facts or topic. Students relying on the teacher more than themselves. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर 1 क्या है, जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव लर्निंग बन जाता है, गैर मुतहर्रिक लर्नर बन जाता है। स्टूडेंट्स डू नॉट अलाउ टू आस्क क्वेश्चन, सिर्फ उस्ताद को एक राइट होता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। स्टूडेंट्स वर्क अलोन, स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न टू कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स में सफ़र। स्टूडेंट्स गेट बोरिंग, students act as if they are listening about, actually their minds are not paying attention। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स, टीचर ये समझता है कि स्टूडेंट्स उसे सुन रहे हैं, बड़े गौर से उसकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान कहीं और होता है। इसके बाद क्या हुआ, ए न्यू अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। इसमें क्या होता है, शिफ्ट द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें है एक्टिव लर्निंग, इन वे स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स भी, उसको भी एक राइट होता है, वो भी आंसर क्वेश्चन करता है। फॉर्मुलेट क्वेश्चंस ऑन देयर ऑन, अपने आप से भी खुद भी वो क्या क्वेश्चंस बनाता है, इसमें डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है, डिबेट करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है ड्यूरिंग क्लास। सेकंड मेथड इज कोऑपरेटिव लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स वर्क in teams on problems and projects under condition but assure both positive interdependence and individual accountability। इसमें और भी बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, रोल प्ले है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, केस बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में इसके जो एडवांटेज हैं, इसमें स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करते हैं एंड कोलैबोरेट करते हैं थ्रू ग्रुप वर्क। स्टूडेंट्स लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। Students become more independent learner. Students is more interested in learning activities. इसमें जो एक मॉडल यूज़ किया जाता है टीचिंग के एंड में, I do, we do, you do and again you do। तो आते हैं हम इस मॉडल पर। I do modeled instructions, टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, शो करता है, चीज़ों को दिखाता है। इसके बाद है वी डू, को कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, ग्रुप वर्क विद टीचर डायरेक्शन, टीचर की हदायत के मुताबिक ग्रुप वर्क किया जाता है। उसके बाद यू डू, फैसिलिटेशन है, इंडिविजुअल वर्क विद टीचर गाइड, टीचर की गाइडेंस से, टीचर की हेल्प से स्टूडेंट्स काम करता है। एंड अगेन यू डू, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स कंप्लीट टास्क अनएडेड,
किसी की मदद के बगैर स्टूडेंट्स काम करता है। इस अप्रोच के भी डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, क्लासरूम इज़ ऑफन नॉइसी। तो क्लासरूम में अक्सर शोर होता है। डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज़ फॉर टीचर when students are working on different stages of the same project. Some students may miss important facts. Some students prefer to work alone. कुछ students ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम अकेला काम करें। An effective teacher applies both teaching approaches इन क्लास। और जब दोनों को एक इफेक्टिव टीचर जो होता है, गुड टीचर जो होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को मिक्स करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और उस जो थर्ड अप्रोच है उसका नाम है मिक्स्ड सेंटर्ड अप्रोच। द पर्पस ऑफ दीज टीचिंग अप्रोचेज टू इंजेक्ट द नॉलेज इनटू students' mind. Hopefully you will have understood these teaching styles. इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।